The last topic of the unit, capacitance. Let us talk about the dielectrics. What are the dielectrics? We can just define the dielectrics are the substances which permit electric effect without electrical conduction. Please mention. These are the substances which permit electric effect without electrical कंडक्शन. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्यों नहीं हो रहा? अरे भैया, डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते जैसे मेटल की सरफेस पे घूमते रहते हैं. ओके, क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. ओके, अरे भाई बात समझ में आ गई? देखो, इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल समझ में आया. पॉलिटिकल पार्टी, जब भी ये जो इलेक्शन होता है ना, ये इस इलेक्शन में एक आदमी निर्दलीय मतलब बिना किसी दल के खड़ा होता है, और एक आदमी ऐसा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा होता है ना. एक आदमी वो जो निर्दलीय खड़ा है और एक आदमी वो जो पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा है. क्या अंतर है दोनों में? सोचो. सर जो सर निर्दलीय है उसकी खुद की पार्टी है, और जो नहीं जिसमें है किसी की, वो बेटा, जो निर्दलीय है वो तो खुद अकेला है ना. उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ना. उसके पास चार आदमी नहीं है ना कहने वाले के साथ उसे वोट देना, उसे वोट देना. और इसके पास क्या है? पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है. इसके बाद तो पूरी पार्टी के सारे कार्यकर्ता है ना, वो जाएंगे तुम इसे सपोर्ट देना, इसे सपोर्ट देना, इसे सपोर्ट देना. सही बात है ना जी? यही कहानी है. सोचो, डायलैक्ट्रिक्स क्या है? निर्दलीय. निर्दलीय. डायलैक्ट्रिक्स क्या है? निर्दलीय. क्यों? कोई है नहीं, फ्री चार्ज कैरियर है कहां जो चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. और मेटल्स पॉलिटिकल पार्टी वाले. क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं घूमने के लिए. हाँ भाई, चार्ज इधर चलो इधर चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. बात समझ में आ गई है? तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो दो तरह के होंगे. वी कैन क्लासिफाई द डाइलेक्ट्रिक्स इनटू टू कैटेगरीज. एक बोले जाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक बोले जाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. चलिए लिख लीजिए टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, कोई डाउट? स्टार बनाइए. देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे? ये वो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल का अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा. ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे वाटर. हाइड्रोजन क्लोराइड लिख लीजिए. दीज आर द सब्सटेंस the molecules of which
possess permanent electric dipole मतलब हर एटम का अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा हर मॉलिक्यूल का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहां पे दो चीजें होंगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा। अमोनिया भी इसी कैटेगरी में लिख लिया जाता है। ओके, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बाहर से कोई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, ध्यान दें इस बात पे। क्या ध्यान देना है कि अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तो जो डायपोल्स होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। इस वर्ड का मतलब समझ लें। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब किसी भी डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन हो सकता है, और वो होगा किस वजह से? द डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। क्लियर हुआ? बात यहां समझ में आ गई? क्लियर कि भाई अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं तो जितने डायपोल्स होंगे वो सब रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। क्लियर? और जब ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे थर्मल एजिटेशन वर्ड का मतलब है ड्यू टू हीट एनर्जी और ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, क्लियर? आप इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ठीक। अब आप समझो कैसे। ये इसका डायपोल मोमेंट किधर है? इधर से इधर की तरफ, इसका इधर से इधर की तरफ, इसका इधर से इधर की तरफ, इसका इधर से। क्लियर हुआ? तो ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं। जब ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं तो हमारे पास सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो अब ड्यू टू रैंडमली ओरिएंटेड होंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, तो इसीलिए क्या होगा? देयरफॉर नेट डायपोल मूवमेंट of substance is 0। ऐसा कब है? ऐसा तब है जब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। बाहर वाली क्या है आपकी? 0 है, नहीं, लगा ही नहीं आपने। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? बातें समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे क्या हो गया? सब ठीक है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे
जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तब क्या हुआ? आपने कौन सा पढ़ा था? आपने कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? बाकी लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा था, पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल होगा तो क्या होगा? सब एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होगा तो क्या होगा? उस पे टॉर्क लगेगा। यही पढ़ा था। ये वही कंडीशन आ गई। ये कौन सी कंडीशन आ गई? आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स टॉर्क फील करेंगे। समझ में आ रहा है? तो when external electric field is applied, then all the dipoles experience torque and the line all the dipoles experience torque and align themselves along the external field। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आपका क्या किसके साथ अलाइन होना है? ऑल द डायपोल्स एक्सपीरियंस टॉर्क एंड अलाइन देमसेल्फ अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो डायपोल मूवमेंट होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हो जाएंगे। डायपोल मूवमेंट हो जाएंगे एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग। ओके, बात क्लियर? यहां आप मेंशन कर लीजिए, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हेंस अगर ऐसा होगा, हाँ कहो, hence the substance acquire net electric dipole moment। सब्सटेंस में क्या आ गया? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और अगर सब्सटेंस में नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया तो इसका मतलब उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। एंड हैंस इसकी वजह से, हैंस दो बार लगा रहे, उचित नहीं है, सो लगा देते हैं। एंड सो द सब्सटेंस हैज induced internal electric field opposite to the external field। क्लियर हुआ बेटा? यहां बात समझ में आई? देखो, जब ये हमारे पास सब्सटेंस, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, E external does not equal to 0, E external does not equal to 0, तो क्या होगा? क्यों अलाइन हो गए? हो गए? ये हम आइसोट्रोपिक मान के चल रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्लियर? थर्मल एजिटेशन का इफेक्ट होता है। थर्मल एजिटेशन ज़्यादा होगी तो पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। ये बातें समझ में आ गई? अब देखो अंदर क्या हुआ। अंदर हर डायपोल, हमने पढ़ा था कि हर डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये सब डायपोल है ना,
तो सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगी ई इंटरनल। अब देखो ये एक्सटर्नल वाली बात ऐसे है और ये इंटरनल वाली ऐसे है, इसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये देखो, substance has induced or internal electric field opposite to the external field, therefore effective electric field dielectric is reduced। ये बात यहाँ क्लियर हो गई, ये बताओ ये क्लियर हो गई। सर एआई बहुत अच्छा लगा, ऐसा आपकी शक्ल दिखती है गोरा गोरा जाता है क्या ये टेढ़ा हो गया, ये आपने पहले ध्यान नहीं दिया। यस, नेक्स्ट आप लिख लीजिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दिख रहा है सर? लेकिन आपका एआई काम करना बंद हो गया पूरा कल। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या था, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। यहाँ नॉन पोलर में क्या होगा, these are the substances the molecules of which do not possess तो डाइलेक्ट्रिक, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे क्या होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनका अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब यहाँ भी समझो। एक्चुअल में यहाँ ये होता है बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स ऑफ चार्ज कोइंसाइड्स, मतलब एक ही जगह होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर का मतलब समझो, जिस तरह से आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो सेंटर ऑफ मास, 11th क्लास में पढ़ा था ना सेंटर ऑफ मास, ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज, इसका मतलब सारे जितने पॉजिटिव चार्ज है उस सबका हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, उसका एक सेंटर निकालेंगे। इसी तरह से जितना नेगेटिव चार्ज है एटम का उसका हम निकालेंगे, सबका निकाल के एक सेंटर बनेंगे। तो यहाँ क्या होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कि दोनों सेंटर कहाँ पर आएंगे, एक ही जगह पे। आप ऐसा डायग्राम इसका मेंशन कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्लियर हुआ? ऐसा कब है, ऐसा तब है जब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, अरे भाई ओके। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो क्या होगा,
जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव एंड की तरफ फोर्स फील करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव एंड की तरफ। इसे हम कहेंगे द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज अकर्स। इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? यहां क्या था? ये था। यहां क्या हो गया? पहले सेंटर पे थे, डिसेंट्रलाइज हो गए। जहां थे एक जगह से दूर दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए, और जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए तो दोनों पे फोर्स लगने लग गया। क्लियर? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एंड। क्लियर हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो इसका मतलब इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, यही तो हुआ। और अगर ऐसा है तो अब क्या हो गया? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट सम सेपरेशन। इसका मतलब सब्सटेंस के पास क्या आ गया? डायपोल मोमेंट। क्लियर? एंड हेंस द सब्सटेंस एक्वायर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई इश्यूज? बात क्लियर? अब यहां समझो, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। सब्सटेंस के पास डायपोल मोमेंट आ गया। अब क्या होगा? जब सब्सटेंस के पास डायपोल मोमेंट आ गया तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड और सेटअप हो गई। कैसे? जो बाहर वाली के अपोजिट। क्लियर? Therefore, internal electric field is set up within the dielectric। और जो कैसी है? Which is कैसी है? एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट। ओके, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टिंग डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? विद इन द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया भाई? इतनी बात समझ में आ गई? ये बात यहां तक समझ में आ गई? जब आप कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे, जब आप इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो वहां आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। एक पॉइंट और आया था, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही थी। तो वो रिड्यूस होने का कारण समझ में आया? क्यों रिड्यूस हो रही थी? ये कारण है, क्योंकि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर डालोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर डालने से जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज होगा।
उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या आएगा? डायपोल मूवमेंट। और जब डायपोल मूवमेंट आएगा तो एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और उस अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इन द डाइलेक्ट्रिक दैट विल रिड्यूस। ओके, क्लियर? ऐसा तभी होगा जब आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रखा है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मतलब क्वेश्चन आपका होता है कि जब आप किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है अगर वो बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो। क्यों? इसका सीधा एक सरल आंसर लिखा जाता है, ड्यू टू पोलराइजेशन। ये जो फिनोमेना आप देख रहे हो कि हम एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है जिसकी वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है। क्लियर? तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। क्लियर हुआ? कैपेसिटर जब आप चार्ज कर लेते हो, एक तरफ पॉजिटिव एंड एक तरफ नेगेटिव एंड, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होती है फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट? होती है ना? दैट्स इट, दैट्स आई एम सेइंग। ओके, किसी को कोई इश्यूज समझ में आ गया? ये जो फिनोमेना है, देखें आगे लिख लें। The phenomena in which the dielectric substance सर ने यू बोला था कि आज खत्म हो जाएगा। the phenomena in which the dielectric substance acquire net electric dipole moment when it is placed in external electric field is called polarization। इसे एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है, इसे बोला जाता है डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया? पोलराइजेशन को हम जब डिफाइन और एक अल्टरनेटिव वे में मेजरमेंट ऐसा करते हैं तो इक्वल्स द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। स्टेटमेंट क्लियर? देखिए ये ऊपर जो बात हम कर रहे हैं वो इसी की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन। एक्चुअली पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन हमारा एक फिनोमेना है जिसमें जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सब्सटेंस के पास नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर? क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ओके, अब इस न्यूमेरिकली पोलराइजेशन को अगर हम मेजर करें तो इसे मेजर किया जाता है एज द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अच्छा, अब अगर डायपोल मोमेंट आ जाएगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। ओके, क्लियर?
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी तो इसकी वजह से जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। स्टेटमेंट समझ में आ गया, कोई डाउट? आगे समझो एक और चीज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमने पढ़ा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। हमने यही तो पढ़ा। वी हैव रेड कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। और एक आलम ऐसा होगा ये इलेक्ट्राइड टूट जाएगा, कि ये दो पार्ट में टूट जाएगा। क्लियर? तो फिर इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं रहेगा, तो ये स्प्लिट हो जाएगा और दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। मतलब दो डायपोल बन जाएंगे। दो डायपोल नहीं, दो पार्ट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर अलग, नेगेटिव सेंटर अलग। ठीक, तो इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये डायपोल रहेगा नहीं रहेगा। तो ये तो हाँ। तो अब इसमें कंडीशन है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे सेपरेशन बढ़ता है। as electric field strength is increased, the separation between the charges increases. Clear? और when electric field is strong enough, काफी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा डाइलेक्ट्रिक स्प्लिट अप इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, एंड इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर हुआ? इसे हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहां कंडीशन है कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सके विदाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, उसे हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देयरफॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric can tolerate without electrical breakdown is called dielectric strength। बात यहां समझ में आ गई भाई? कोई डाउट यहां किसी को? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कुछ टर्म्स हैं डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़े, डाइलेक्ट्रिक आपके दो तरह के हो गए, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए। ठीक, पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से? जिनके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा, जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा। नॉन पोलर कौन से? जिनके अंदर जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कतई नहीं होगा। ठीक, ओके। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों ही पोलराइज होंगे।
पोलराइज होने का मतलब यहाँ पर ये है, उन सब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से उनके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। ओके, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। क्लियर हो गया। और अगर आप इतनी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें कि आपका डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल टूट जाएं, तो उसे आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। वेल, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर रहा है उसे आप क्या कह रहे हो? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बस, दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? इससे हटके क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आता। आपके यहाँ बस एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से सबसे ज़्यादा आता है कि प्रोबेबिलिटी से हमेशा एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड, और उसका आंसर लिखा जाता है ड्यू टू दैट्स इट। क्लियर?